दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो भी आपका बनता है, आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूं कौन सा वेदर आपकी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए सही है। मतलब कौन से मौसम में अगर घर बनाओगे पैसा भी बचता है और सही भी होता है। दूसरी चीज बताऊंगा कि आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहिए या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, कौन सा सस्ता पड़ता है और कौन सा सही है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो। तो ये दोनों चीजें अगर आपको पता हो तो आपके घर की कंस्ट्रक्शन सही होती है, सही टाइम पे होती है, सही पैसा भी बचता है और भी काफी चीजें होती हैं जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो देखना, 10 से 12 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा, लेकिन काफी चीजें बता के जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि सिविल साइट विजिट आपको हाउस कंस्ट्रक्शन का नॉलेज देगा, सिविल इंजीनियर को प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको टेक्निकल वे से कौन सा मंथ अच्छा है घर बनाने के लिए। तो अगर टेक्निकल वे से देखें, हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 मंथ जो है घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है। क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड। अगर इसकी बात करें हम, तो अगर ज़्यादा ठंड रहेगी क्या होगा, जो आप कंक्रीटिंग जब करोगे तो नीचे ऊपर की लेयर जो होगी वो ठंडी हो जाएगी, नीचे की लेयर वो हाइड्रेशन की वजह से गर्म रहेगी। तो उसमें क्या होगा, उसमें थर्मल क्रैक्स होने के चांसेस ज़्यादा है और वो चीज़ क्या करेगी, घर को कमज़ोर भी कर देगी। तब आपको नहीं दिखेंगे छोटे जो इनर पोर्स होंगे क्रैक्स बने हुए, लेकिन बाद में फ्यूचर में वो घर को काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। ये हो गया ठंडी की बात। अगर ज़्यादा गर्मी होगी, अगर समर में काम स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, जब भी आप कंक्रीट वर्क करोगे, प्लास्टर करोगे या ब्रिक वर्क करोगे, तो उसमें जो भी आप मटेरियल यूज़ करोगे तो गर्मी के कारण क्या होगा, वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। मतलब उसका स्लम्प, अगर कंक्रीट कर रहे हैं उसको स्लम्प बढ़ाने के लिए, हम वर्केबिलिटी ज़्यादा करने के लिए पानी डालते रहेंगे, उससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म होगी और उसमें श्रिंकेज, क्रैक्स वगैरह या क्यूरिंग में जो वाटर यूज़ होगा वो अवेलेबल नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है अगर आप समर में घर का काम स्टार्ट करते हो। तो ये जो 3 फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये बेस्ट सीज़न है। इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंड, सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये मेरे ख्याल में बेस्ट सीज़न है किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हमें कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कब कम पड़ेगी, मटेरियल अवेलेबल कब होगा और स्पीड कब होगी वर्क की। देखो, एक कंस्ट्रक्शन फॉल टाइम होता है, मतलब विंटर ले लो या रेनी सीजन ले लो, उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, उनका क्या होता है, काम बंद हो जाता है। तो उस टाइम आपको कॉन्ट्रैक्टर और लेबर ईजिली मिल जाएगी और सस्ते रेट में मिल जाएगी, क्योंकि आप उस टाइम बार्गेनिंग कर सकते हो, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए जहाँ लेबर होगी वो फ्री होती है उस टाइम, तो आपको ईजिली मिल सकती है उस टाइम। तो उस टाइम अगर आप घर बनाते हो, अगर विंटर ले लो या रेनी सीजन में, उसमें क्या होगा, आपको एक तो मटेरियल इजीली मिल जाएगा, सस्ता मिलेगा, लेबर मिल जाएगी। लेकिन उसमें उस टाइम रेनी सीजन में एक चीज़ क्या दिक्कत आती है, काम डिले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन एक अपडेट दे देता हूं आपको, उसके बाद इस वीडियो को हम कंटिन्यू देखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं पावर प्ले ऐप के बारे में। एक ऐसी ऐप जो हर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास होनी चाहिए, हर एक बिल्डर के पास होनी चाहिए, हर एक कंपनी के पास होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐप आपको फ्री में प्लानिंग और मैनेजमेंट हो सकता है उस पर। अगर हम बात करें, एक काफ़ी चीज़ें इसमें मैं बताता भी आया हूं, जिसमें आप मटेरियल से लेके सब चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकते हो, फोटोज, अटेंडेंस, हर चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हो। लेकिन टास्क मेन चीज़ है। अगर हम बात करें टास्क कैसे ऐड करने, कोई भी काम आपकी चल रहा है, सर्वे चल रहा है, बजटिंग, डिज़ाइन, कॉलम, हम कॉलम और कटल वाल ले लेते हैं। हम उसमें कर लेंगे कि असाइन की हमारे 5 कॉलम कॉस्टिंग हमें करने, 5 कॉलम, फिर असाइन कर लेते हैं। हमें कोई मेंबर चाहिए जो ये कॉलम और कटल वाल का कॉन्ट्रैक्टर होगा, हम कर लेते हैं। फिर हम करेंगे कि स्टार्ट डेट हमें कब करनी है, 1 तारीख को करनी है, और खत्म कब करना है, वो 14 तारीख, 7 तारीख को। तो हमने वो भी असाइन कर लिया। उसके बाद ऐड टास्क कर लेंगे, वहां हमारा आ गया, सब कुछ आ गया। अब इधर आके आपको डेली अपडेट करना है और कुछ नहीं करना है। और यहां अपडेट करोगे, वहां कंपनी का कोई बैठा है हेडक्वार्टर में या कोई क्लाइंट बैठा है, सबको अपने आप टाइमलाइन में दिखता जाएगा कि क्या काम हुआ, फोटोज हो जाएंगे, कोई इशू आ रहा है वो फोटोज ऐड कर दो, जो कोई चैट कर सकते हो आप सब बैठ के। तो काफी चीजें हैं पावर प्ले ऐप, और फ्री में ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके डाउनलोड कर लीजिए। एक बार जरूर डाउनलोड करके विजिट करिए, और जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो जरूर शेयर करिए अपने सुपीरियर से। काफी अच्छी ऐप है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है।
तो वो बराबर ही पड़ जाता है। तो इसमें भी आपको नहीं फंसना चाहिए। तो मैं बेस्ट जो कहूँगा कौन से मंथ हो गए, जनवरी छोड़ के फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमारे बेस्ट मंथ हो गए जिसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और अभी क्या होता है इन 3 मंथ्स में, बाकी सब चीज़ें अच्छी है टेक्निकली में अगर देखा जाए, मतलब घर की स्ट्रेंथ के हिसाब से वो बेस्ट है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, यहाँ इस टाइम आपको जो मटेरियल रहेगा, मटेरियल महंगा मिलेगा, आपको लेबर इजीली नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा, घर की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन आपका घर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल बनेगा इन 3 मंथ में आप कंस्ट्रक्शन करोगे। वैसे अगर सितंबर से मतलब दिसंबर तक भी कंस्ट्रक्शन की जाए, विंटर रहेगा, लेकिन तब क्या होगा, मटेरियल और लेबर आपको इजीली मिलेगी और घर आपका सस्ता बनेगा। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम बात करें अभी वास्तुशास्त्र के हिसाब से कब हमें बनाना चाहिए, तो चैत्र मास, आपने सुना ही होगा चैत्र मास, जो अगर ऐसे लें हम मार्च टू अप्रैल जो टाइम रहता है, उसमें घर की कंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट करें, वास्तुशास्त्र कहता है कि उसमें उस दौरान आपके घर में अच्छी ब्लेसिंग आएगी, जो आपके वो रहते हैं पितृदेव, या उसमें हैप्पीनेस आएगी। तो फाइनल जो अगर हम बात करें तो हमारा आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई भी ले लो, ये 4 मंथ अच्छे हैं घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के। विंटर, मानसून, ये चीज़ें इसमें आपका काम डिले हो सकता है, तो ये उसको छोड़ के इन मंथ में आप घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं बताऊंगा कि आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहिए या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि कॉलम करके, बीम करके फिर स्लैब करें, या सीधी ईंटों की दीवार करके स्लैब करते हैं, कौन सा बेटर है, कौन सा सस्ता है, क्या क्या चीज़ें इसमें, सब मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उनमें नॉलेज के बिना कंस्ट्रक्शन की जा रही है। मतलब जो गांव वगैरह हो गए, या कहीं कोई ऐसे आर्किटेक्ट या इंजीनियर हैं कि मतलब सिंपल पैसों के लिए आपको कोई भी कुछ भी सजेस्ट कर देंगे। आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाना है या फ्रेम स्ट्रक्चर, और दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा, कौन सा आपको सस्ता पड़ेगा और कौन सा आपको महंगा पड़ेगा, ये सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने आप देख रहे हो प्लिंथ बीम हुआ है, कॉलम का सरिया निकला है, ये हमारा एक फ्रेम स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या होगा, पहले कॉलम होंगे, फिर बीम्स होंगे, फिर स्लैब होगी, फिर उसके बाद ब्रिक वर्क। और हमारा लोड बेरिंग में क्या होता है, पहले ब्रिक वर्क हो जाएगा और सीधा फिर स्लैब हो जाएगा, ख़त्म। तो इसको मैं समझाने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट बनाया है मैंने टोटल, उसमें सब मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा, मैंने एक डायग्राम बनाई है, दोनों में आपको डिफरेंशिएट थोड़ा पता चल जाए। ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या है, नीचे थोड़ी बहुत फाउंडेशन एक्सक्वेशन की, ब्रिक का ही फाउंडेशन किया, जहाँ पत्थर डाल के क्या करते हैं, थोड़ा माल डाल देते हैं, उसके बाद ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद सीधा ऊपर स्लैब कर देते हैं। ये स्लैब आ गया, ये हो गया हमारा लोड बेरिंग। लोड बेरिंग इन द सेंस मतलब जो लोड लेगी वो सीधी दीवार लेगी, जहाँ से जो स्लैब का लोड पड़ेगा वो दीवारों के थ्रू सीधा सॉइल में चल जाएगा। ये हो गया हमारा लोड बेरिंग, इधर से डिफरेंशिएट हो गया। हमारा आ गया फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, मतलब क्या होगा, नीचे फुटिंग होगी, फिर प्लिंथ बीम, टाई बीम, कॉलम खड़ा होगा, फिर ऊपर स्लैब बीम आएंगे, फिर स्लैब होगी, वो हो गया फ्रेम स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारी ब्रिक मैसनरी होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इन दोनों का डिफरेंशिएट है, दोनों के मतलब कौन सा आपको सुजेस्ट करूं मैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इनका मतलब एक डिफरेंस से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आती है लाइफ की, क्योंकि अगर कोई घर बना रहे हो आप, मेन चीज क्या है उसकी लाइफ। अगर अच्छी चीज बनी होगी उसकी लाइफ ज्यादा चलेगी, और जो खराब होगी उसकी कम। तो स्टार्ट करता हूं। तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसकी लाइफ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इसके। दो चीजें हैं, तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी लाइफ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इससे। लेकिन अगर इसको आपने अच्छे से नहीं बनाया, मतलब इसमें, क्योंकि इसमें प्रॉपर चीजें चाहिए, क्योंकि जो स्टील यूज कर रहे हो, जो आप कंक्रीट यूज कर रहे हो, वो अगर सुपरविजन अच्छी नहीं हुई ना, तो ये इसकी लाइफ कम हो जाएगी इससे। और जो लोड बेरिंग होता है, इसमें इतनी सुपरविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रिक की यूज होगी और सीधी स्लैब आएगी, तो इसमें इसकी लाइफ कोई इफेक्ट नहीं करेगी आपकी सुपरविजन से, ये ध्यान रखना। और क्या हुआ, जैसे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर, उसकी लाइफ ज्यादा होती है अगर उसको प्रॉपर वे से बनाओगे। दूसरी चीज आती है फाउंडेशन, क्योंकि कोई भी घर बनाओगे आप, तो फाउंडेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा पड़ती है। तो अगर आपने इसकी फाउंडेशन की बात करें, तो इसकी कोई, क्योंकि इसकी ज्यादा डेप्थ जाती है, 1 से 2 मीटर हम लेते हैं, तो उसके बाद हम फाउंडेशन कर देते हैं। तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। अगर हम 3 मीटर भी जाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्ट नहीं करेगी। और चीज़ देखी जाती है कि इसको आप कहीं भी, अगर आपकी क्ले सॉइल है, मतलब कॉटन सॉइल है, जहाँ कोई ब्लास्ट सॉइल है, तो उसमें हम फ्रेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
लेकिन इसमें क्या होता है ब्रिक वर्क में, इसको आपको हार्ड स्टार्टा ही देखना पड़ेगा। मतलब जहाँ अगर पत्थर वगैरह वाली ज़मीन होगी वहीं आप इसकी फाउंडेशन कर सकते हो और उसके बाद आप दीवार चढ़ा सकते हो। फाउंडेशन इन द सेंस क्योंकि नीचे हार्ड स्टार्टा बनाते ही हैं तो वो आप कर सकते हो, और इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी अगर आपकी मतलब हार्ड स्टार्टा नहीं मिल रहा है और नीचे जाते गए तो इसकी कॉस्ट बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ब्रिक वर्क होगा तो उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, जो देखा जाए सस्ता कौन सा पड़ता है घर, जो ऐसे तो देखा जाए तो लोड बेरिंग आपको सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना कंक्रीट का खर्चा नहीं हो रहा है, स्टील का खर्चा नहीं हो रहा है, और फ्रेम स्ट्रक्चर ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सरिया और कंक्रीट यूज़ होगा तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा बढ़ेगी, ये चीज़ भी होती है। और नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें इनका डिफरेंशिएट, इसमें क्या होगा, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आप 2 स्टोरी से ज़्यादा उठा ही नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है। और इसमें कोई इतनी वो नहीं होता, आप 3 स्टोरी 4 स्टोरी 5 स्टोरी, और अगर आप मतलब ऐसे सस्ते की बात देखी जाए, अगर सिंगल स्टोरी बनाओगे फ्रेम स्ट्रक्चर की तो वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। अगर ज़्यादा माल्या का घर है, मतलब ज़्यादा स्टोरी है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है। फिर बात आती है हमारी इसके हाइट की, जो इसमें दीवारें दी जाती हैं, मतलब जो हाइट रखेंगे घर की वो 9 फुट से या मतलब 3 मीटर के अंदर ही रखनी पड़ती है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं, आप 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर तक जा सकते हो, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती फ्रेम स्ट्रक्चर में। कॉलम जितना उठा दो, क्योंकि इसमें लोड सब उठाना है कॉलम ने, और सीधा कॉलम से थ्रू बीम के थ्रू फुटिंग, तो आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। इसमें सिर्फ दीवारों ने उठाना है तो वो रिस्की हो जाता है। और आती है अंदर के कमरे की साइज, अगर हम ईंट वाला घर बनाएंगे तो कमरे का साइज भी थोड़ा छोटा ही लेके चलना पड़ेगा, 10 फुट 11 फुट ऐसा ही। इससे बड़ा ज़्यादा रखने के लिए रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने जो लोड उठाएगी वो आपकी दीवारें उठाएंगी, कोई बीम नहीं होगा। लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका मतलब जो लोड होगा वो बीम उठा लेंगे, कॉलम उठा लेंगे, फिर फुटिंग में जाएगा, तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी बड़ा रूम बना सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, मतलब अर्थक्वेक वगैरह आया, जहाँ कुछ लोड ज़्यादा आया, तो सबसे ज़्यादा फेल कौन सा होता है, हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर एक भी दीवार गिरी पूरा घर गिरने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अर्थक्वेक वगैरह या जो भी लोड ओरिएंटल लोड लगेगा इसको, वो उसको बेयर कर लेगा, ये इसकी खासियत है फ्रेम स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट जो है, मतलब वही कि इसमें क्या होता है, इसमें एरिया आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने जो लोड होगा वो सब उठा रहा है कॉलम वगैरह, तो इसमें आप दीवारें पतली भी दोगे, 110 mm दोगे तो चलेगी, लेकिन इसमें आपको 230 की दीवार देनी ही पड़ती है। ये चीज़ इसमें बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और सब चीज़ों को देखूं मैं अगर, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि फ्रेम स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि आगे आगे इन्वायरमेंट कंडीशन और भी ख़राब होती जा रही हैं। तो इसके लिए अगर आपने लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रखा है तो अर्थक्वेक वगैरह से उसके क्लैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपका अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है वो उसको बियर कर सकता है। इसके लिए उसमें प्रॉपर सब मतलब कॉलम वगैरह बीम वगैरह वो क्या स्ट्रक्चर को पकड़ के रखते हैं। तो यही प्रेफर करूंगा कि आप फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ ही जाओ, कभी भी मतलब सस्ते के चक्कर में अभी ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मत बनाओ, मैं इतना ही कहूँगा। अगर बाई चांस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाना भी है तो उसमें एक चीज़ जरूर प्रोवाइड करो, जो आपके लिंटल्स होते हैं जहाँ ये चीज़ें ये प्रोवाइड कर दो। अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में 1-2 कॉलम आप दे ही दो, बाकी मैं प्रेफर करूँगा कि आप फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाओ। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बेटर कौन सा है। तो आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में बेटर कौन सा है।